हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। दोनों में क्या अंतर है, एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर को कौन सा टैक्स रिजीम अपनाना चाहिए जिससे उसका जो इनकम टैक्स लिएबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए उसके सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से पहले हमारे देश में जो टैक्स रिजीम था उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स पे करना पड़ता था, 5 से 10 लाख के ऊपर 20% का, और 10 लाख अगर आपकी इनकम है या फिर उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स पे करना पड़ता था। अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सरकार के द्वारा ये जो टैक्स वसूलने का मेथड था उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को अनाउंस किया जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा ये जो टैक्स रेट हैं 5%, 20%, 30%, इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया। इनफैक्ट इसमें कमी लाई गई, ये जो रेट्स हैं उसको रिड्यूस किए गए। लेकिन जो टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ ये वाले जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंतर्गत लोगों को मिलती थी वो नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर नज़र डालें तो न्यू टैक्स रिजीम में भी 2.5 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम है तो 0% टैक्स पे करना पड़ता था। 2.5 से अगर 5 लाख तक इनकम है तो 5%, 5 लाख से 7.5 लाख अगर इनकम है तो 10%, 7.5 से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम है तो 20%, 12.5 से 15 लाख तक की इनकम है तो 25% का टैक्स पे करना पड़ता है, 15 लाख या फिर उससे ज़्यादा का इनकम है तो 30% का टैक्स पे करना पड़ता है। अब भारत सरकार ने यहाँ पे कहा कि अगर किसी टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि जो पहले वाला टैक्स रिजीम था, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसको अपना करके जिसमें कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस वगैरह का लाभ मिलेगा उसको अपना करके अगर उसका जो नेट टैक्स पेबल है वो कम हो जाता है तो ये उसके ऊपर है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम को भी अपना सकता है। उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये जो नया वाला टैक्स रिजीम है उसी को अपनाना पड़ेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि एग्जेम्पशंस डिडक्शंस क्या होता है। जिनको नहीं पता है तो स्टूडेंट्स हैं तो बेसिकली देखिए, एग्जेम्पशंस का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर है वो अपने कुछ इनकम पे सरकार को टैक्स नहीं देता है, वही एग्जेम्पशंस होता है। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, ये सब कुछ ऐसे इनकम है टैक्स पेयर के जिनको वो अपने टोटल इनकम से घटा देता है और जो उसका नेट इनकम आता है उसके ऊपर वो भारत सरकार को टैक्स देता है। अब ये सब जैसे ही वो अपनी टोटल इनकम से घटाएगा तो क्या होगा, उसका जो टोटल इनकम है वो कम हो जाएगा। अब टोटल इनकम अगर कम रहेगा तो वो टैक्स भी कम पे करेगा। इसी की तरह है डिडक्शन। अगर आप एक साल के अंदर बहुत सारे चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 20,000 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्वेस्ट किया, तो आपके टोटल इनकम में से ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है वो घटा लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका टोटल इनकम बचेगा, जाहिर सी बात है कम हो जाएगा आपका टोटल इनकम, तो आपको थोड़ा सा कम टैक्स पे करना पड़ेगा। यही क्या होता है, डिडक्शन होता है। अब यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है जिसके अंतर्गत 4 स्लैब हैं, तो भारत सरकार ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम को अगर कोई अपनाता है तो बहुत सारे उसको एग्जेम्पशंस डिडक्शंस का फ़ायदा मिलेगा। जितने सारे भी हैं ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं उन सब का वो फ़ायदा उठा सकता है और वो अपनी टैक्स लिएबिलिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जो नया वाला टैक्स रिजीम है उसके अंतर्गत तो एग्जेम्पशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकता है, वो अपने जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसको कम नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, वो जिस हिसाब से टैक्स पे करेगा, वो जो रेट रहेगा वो भारत सरकार ने यहाँ पे कम कर दिया है ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत। एक बार अगर हम नज़र डालें कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शन अवेलेबल हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है। अगर कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है तो 50,000 का डिडक्शन तो कंपलसरी ही है, वो ले सकता है। अगर मान लीजिए कि उसकी सालाना इनकम 7 लाख है तो 50,000 तो उसमें से घटेगा ही, 6,50,000 होगा, उसके बाद उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद अगर आपका एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है उसमें से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको भी आप अपने टोटल इनकम से घटा सकते हैं, वो भी एक एग्जेम्पशन हुआ। एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। उसके अलावा होम लोन अगर आपने लिया है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है
वो उसका भी आप एग्जेम्पशन आप यहाँ पे उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आप इसका डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और ये सब क्लेम करने के बाद क्या होता है, टोटल जो टैक्सेबल इनकम रहता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत भी सरकार ने कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशन डिडक्शन छोड़े हैं। आप चाहे तो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सा टैक्स रिजीम अपनाना चाहिए जिससे कि वो अपने टैक्स लिएबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है और उस व्यक्ति का इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी। वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है। अब वो 1 साल के अंदर 25,000 रुपये प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता है। एचआरए के रूप में उसको 30,000 रुपये मिलता है और जो एलटीए है उसके फॉर्म में उसको 25,000 रुपये मिलता है। अब यहाँ पे ये सब क्या हो गए, डिडक्शन और एग्जेम्पशंस हो गए। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर दिए। इसके अलावा वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, उसको भी वो क्लेम करता है। तो टोटल जो यहाँ पे उसको वो डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकता है वो कितना हो गया, इन चारों को ऐड करने के बाद 1,30,000 रुपया। अब इसको मैंने 8 लाख से घटा दिया तो टोटल यहाँ पे कितना पैसा हो गया, 6,70,000 रुपया हो गया। उसका टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो जिसके ऊपर वो भारत सरकार को टैक्स पे करेगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम। अब अगर हम बात करें नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत कि उसका कितना पैसा टैक्सेबल है, तो यहाँ पे जो भी उसका पूरा एनुअल इनकम है 8 लाख रुपए, वो पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत आप एग्जेम्पशंस डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, चुनिंदा ही सरकार के द्वारा अलाउ किए गए हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप अमाउंट याद रखिएगा, 6,70,000 के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो उसमें से आप 2.5 लाख रुपये माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 से 5 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स पे करना है, मतलब कि 12,500 रुपये। ठीक है, ये 5 लाख तक का हो गया। अब कितना बचा आपका, 6,70,000 था तो 1,70,000 आपके पास बचा, तो उसके ऊपर आप यहाँ पे 20% के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, यानी कि 34,000। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 12,500 और 34,000, तो कितना पूरा टैक्स हो गया, 46,500। अब भारत सरकार के द्वारा 4% का एडिशनल एक सेस भी वसूला जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस उसको कहते हैं। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,860 रुपया हुआ। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 48,360 रुपया। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी सैलरी 8 लाख रुपये है, उसको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन के बारे में मैंने आपको बताया वो सब क्लेम करते हुए 48,360 रुपये भारत सरकार को टैक्स के रूप में देने पड़ रहे हैं। अब अगर वही व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम को अपनाता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। सेम यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत वो कितना टैक्सेबल इनकम को लेगा, यहाँ पे पूरा 8 लाख रुपए लेगा। ठीक है, ये मत भूलिएगा। तो 8 लाख में से अगेन 2.5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स उसको नहीं देना पड़ेगा। 2.5 से 5 लाख रुपए के ऊपर उसने 12,500 का टैक्स दिया। फिर यहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख के ऊपर उसने 10% के हिसाब से 25,000 रुपये टैक्स दिया। अब टोटल इनकम कितना था, 8 लाख था, तो कितना बच गया, 7.5 लाख तक के ऊपर तो उसने टैक्स पे कर दिया, तो 50,000 बच गया। तो अब ये 50,000 के ऊपर 15% का टैक्स वसूला जाएगा, मतलब कि 7,500। अब ये तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 12,500, 25,000 और 7,500, कितना हो गया, 45,000 हो गया। इसके ऊपर अगेन 4% का सेस वसूला जाएगा, तो 1,800, तो टोटल कितना हो गया, 46,800। अब देखिए सेम व्यक्ति ने जब ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाया था तो उसे 48,360 रुपये पे करना पड़ रहा था, लेकिन वही व्यक्ति जब नए टैक्स रिजीम को अपनाता है तो उसे 46,800 रुपये पे करना पड़ रहा है, मतलब कि कम पे करना पड़ रहा है। न्यू टैक्स रिजीम इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें जो टैक्स रेट है वो कम है और इसके पास जो भी इसने एग्जेम्पशंस का इसका अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था कि इसका टोटल टैक्सेबल इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गया हो। ठीक है, तो इसके वजह से इसने न्यू टैक्स रिजीम को अपनाया है। अब हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एग्जेम्पशंस और जो डिडक्शंस हैं वो क्लेम, उसने सारे जो मेजर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं उन सभी को वो क्लेम कर रहा है। यहाँ पे उसकी सालाना इनकम 20 लाख रुपए है और टोटल जो एग्जेम्पशंस का पैसा है वो ऐड करके 3,30,000 हो जाता है। तो 20 लाख में से आप 3,30,000 घटा दीजिए तो कितना हो गया, नेट टैक्सेबल इनकम 16,70,000 हो गया। अब यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आप चाहें तो अगेन इसको देख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो टोटल टैक्स बनता है वो
26,040 रुपये बनता है, ठीक है यहाँ पे। और यही चीज़ अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से पता करें, अगेन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसका 3,51,000 बनता है। अब यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम को जब इसने अपनाया तो इसको कम टैक्स देना पड़ रहा है, और न्यू टैक्स रिजीम को अगर ये अपनाता है तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि अलग अलग एम्प्लॉय के कंडीशन के हिसाब से उसे अलग अलग टैक्स रिजीम चूज़ करना चाहिए। और एक बात यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका जो डिडक्शंस हैं, आप बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं और आपका जो डिडक्शंस या फिर एग्जेम्पशंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है वो फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपका एग्जेम्पशंस का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है तो इस केस में न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।